नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, KVS, NVS, DSSB, BPSC, TRE, EMRS, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में NCERT हिस्ट्री से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर है हिस्ट्री का, जो कि क्लास 6 का है। और इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिया था। आज 5वां चैप्टर है क्लास 6 का। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें देख लो आप, जो BPSC TRE 3.0 एग्ज़ाम में पूछा गया, 2024 में ही पूछा गया, 11th-12th के एग्ज़ाम में। तो इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। तो सबसे अब तक प्राचीनतम जो पाठ्य पुस्तक है कौन सा है? वेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फ्लोइंग। आपको इसमें मैचिंग करना है कि जो कल्प है, कल्प किससे संबंधित है। कल्प की हम बात करते हैं तो कल्प हमारा जो है वो रिचुअल से संबंधित है, धर्म विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म विधि। यहाँ पर धर्म विधि से संबंधित है। निरुक्त की बात करते हैं तो निरुक्त जो है व्याकरण हमसे किससे संबंधित होगा? व्याकरण से संबंधित होगा। और शिक्षा उच्चारण से है। तो अब निरुक्त बच गया, तो निरुक्त किससे है? उत्पत्ति व्युत्पत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देख लो, ए का हमारा 3 है, तो ए का 3 इसमें एक ही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब जो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है DSSB PGT 2024 में हिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। ये जितने भी आपके NCERT के हैं, और NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, जितने भी चैप्टर वाइज चैप्टर हम देख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस किस एग्जाम में, उन सभी को हम, हमारा जो सीरीज चल रहा है इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो 4 चैप्टर हमने कर लिया कंप्लीट। आज हमारा 5वां चैप्टर है। यहाँ पे फिर देखो, कल्प जो संबंधित है आपका धर्म विधि से संबंधित है, कर्मकांड से। निरुक्त है व्युत्पत्ति से संबंधित है, व्याकरण व्याकरण से संबंधित है। और शिक्षा जो हमारा है उच्चारण से संबंधित है। DSSB ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। हालांकि सी इसका जो है 4 3 2 1, ए का 4 उच्चारण, कल्प का हालांकि उच्चारण है ही नहीं। यहाँ पे देखो कल्प का क्या है, यहाँ पे धर्म विधि है। ठीक है, इसलिए इसमें हालांकि थोड़ा सा गलत है। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों में कुछ श्लोकों की रचना की थी? तो ब्रह्मवादिनी कौन थी? लोपामुद्रा थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये जो आपका पूछा गया AEES TGT एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। देखो लोपामुद्रा एक भारतीय दार्शनिक नारी थी, नारी दार्शनिक एवं ब्रह्मवादिनी थी। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी, अगस्त्य जी ने स्वयं की थी। वे वेदों के व्याख्याता और टीकाकार थी, जिन्होंने वेदों के संदर्भ में कई मंत्रों और श्लोकों का निर्माण किया है। लोपामुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? सबसे प्राचीन वेद सभी को पता होगा, ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर है। इसमें से कोई नहीं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें से कोई वेद नहीं है। तो ये BPSC स्कूल 2023 में पूछा गया था। देखो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन सबके बन रहे हैं, जितने भी हिस्ट्री के हमारे NCERT के जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप हिस्ट्री NCERT पढ़ लेते हो तो और सही है। और अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन कर ले रहे हो तो ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रोफेसर जाकोबी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया था? बिफोर 1000 साल पहले। ठीक है,
इसमें बिफोर क्राइस्ट है हमारा ईसा पूर्व 1000 के पहले, ईस्वी पूर्व 2री सदी। तो इसमें कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है आपका ईस्वी पूर्व का 3रा मिलेनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है? सबसे पुरातन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे बाद का वेद पूछ ले तो अथर्ववेद हो जाएगा। गाय गीत जो जिसमें गीतों का समाहार है उसे हम बोलते हैं सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो उषा का उल्लेख है, आदित्य का भी उल्लेख है, सीता और तारावती के जी का उल्लेख नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकेंड नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे इंद्र है। ऑप्शन नंबर बी, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? किसमें देखते हैं? मुगल काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, औपनिवेशिक काल में। देखो क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं महिलाओं के लिए? तो वह प्रारंभिक वैदिक काल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लो, वेदों की भाषा क्या है? प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो वेदों की जो भाषा है वो हमारी संस्कृत है। पीजीटी डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया है 2021 में। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का है संकलन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। इसमें से कोई नहीं। देखो इसमें पूछा गया 1020, 1017, 1080, तो इसमें है आपका ई राइट आंसर है। यहाँ पर देख लो अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है मिलान करने के लिए पूछा गया। देखो ऋग्वेद जो संबंधित है किस ब्राह्मण से संबंधित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे देख लो ऋग्वेद है जो हमारा कौस्तकी ब्राह्मण से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद पंचविश से और अथर्ववेद गोपत ब्राह्मण से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम बार किस ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख किया गया है? तो औषधियों का जो उल्लेख किया गया है वो अथर्ववेद में ही किया गया है। ऑप्शन देखो ये केवीएस में पूछा गया है, एलडीसी पीजीटी। यहाँ पर देखो अथर्ववेद में प्रथम बार औषधि का उल्लेख मिलता है और आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद के अद्वाहिक सूत्र में मिलता है। और अरुंधति अथर्ववेद में उल्लेखित एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। अंग, मगध और अयोध्या का उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। तो जो औषधि का उल्लेख है सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसी में अथर्ववेद में ही अंग, मगध और अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है। और इसी वेद में हम सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, 2 पुत्रियां कहा जाता है, कहा गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 14, समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इसमें बताया जाता है। किसमें बताया जाता है समाज के 4 प्रकारों को? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है, डीएससी पीजीटी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, जोती हुई जमीन को वैदिक काल में कहा जाता था। तो जोती हुई जमीन को वैदिक काल में उर्वर, यव, धान्य क्या कहा जाता था बताओ आप? तो सीता कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें से कोई नहीं है। जोती हुई जो खेत होते थे यहाँ पे आप देखोगे कि जो जोती हुई गई भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है, ये सीता। जबकि उपजाऊ भूमि को उर्वर और ऋग्वेद में बढ़ाई के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तच्छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो,
वैदिक काल में झेलम नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को विस्तृता के नाम से जानते थे हम, विस्तता, विस्तता, वितस्ता, सॉरी वितस्ता के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋग्वेद में बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अघन्य जिसे मारा नहीं जा सकता किसको लागू होता है? इसको लागू होता है किसको? काऊ, गाय को। ठीक है, गायों जो गाय है हमारा उसको गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे मारा ना जा सकता। ठीक है, जिसे मारा नहीं जाता। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को प्राचीन नाम अश्कनी था? किस नदी का प्राचीन नाम अश्कनी था? तो यहाँ पे चिनाब है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये भी DSSB PGT में पूछा गया है, 2015 में भी और 14 में भी पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेद में तछन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अभी हमने देखा था किसके लिए? बढ़ई के लिए, कारपेंटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाले सोने के सिक्के का नाम क्या था? तो ऋग्वेद काल में जो सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था उसे निष्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8,000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए थे? तो इसमें कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये BPSC TRD में पूछा गया 2.0 में 2023 में। इसमें है 1810 के दशक में कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8,000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए थे। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य शुरू किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम 1877 में अशोक के उत्कीर्ण अभिलेखों के समूह को प्रस्तुत किया था, जबकि मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसके? तो ये मार्शल जी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के मूल निवासी थे, कौन थे भारत के मूल निवासी? सिख, मुगल, तो द्रविड़ थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन से वेदों में आर्यवर्ण और 10 राजा का उल्लेख हुआ है? 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, तो ये कौन से में है उल्लेख? ऋग्वेद में है उल्लेख इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ाई हुई थी किस नदी पर लड़ी गई थी? तो रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये DSSB PGT में पूछा गया है और 15 में भी और 2014 में भी पूछा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो प्रोफेसर मैकडोनाल्ड, ब्रैंडस्टीन, मैक्स मुलर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है? वैदिक काल में पुर का क्या अर्थ है? दुर्ग, व्यापार, बाजार। तो यहाँ पे दुर्ग इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी BPSC TRE में पूछा गया, BPSC टीचर में। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोलमेंस की हम जब बात करते हैं तो हड्डी और लकड़ी के द्वारा बना उपकरण नहीं, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन नहीं, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं ये भी नहीं है, गधे और मुर्दे पर निर्मित समाधियाँ, ये इसका राइट आंसर है, डोलमेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। DSSB PGT में पूछा गया है। देखो डोलमेंस गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित महापाषाणकालीन समाधियाँ थी। डोलमेंस पत्थर की मेज की तरह दिखाई देते थे और इस प्रकार की कब्रें ब्रह्मगिरी, कर्नाटक और चिंगलपुट, तमिलनाडु आदि स्थानों पर प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 6 है, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये भी क्लास 6 का हिस्ट्री है। ठीक है, जितने भी अभी यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री को ही देख रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
महाजनपद से पूछा गया है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में इसमें से कौन सा 4 नगर अंततः बचे रहे? देखो 16 महाजनपद थे, उसमें से 4 जनपद ही बचे रहे। तो कौन कौन सा? अंग, अवंती, वत्स, कौशल, काशी, मगध, कुरु, गंधार। तो इसमें से कौन अंततः 4 बचे रहे? तो अंततः इसमें ना देखो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, 3, 2, थर्ड, 3, 2, थर्ड, 4। हालांकि ना इसमें देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला तो अवंती हो गया, 4 महाजनपद थे, अवंती, वत्स, कौशल और मगध। अवंती, वत्स, कौशल, मगध। ठीक है, तो 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 तो ये तो है ही नहीं हालांकि ना इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार कर दिया गया है। अगला देखो, कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कौशल के जो प्राचीन साम्राज्य की राजधानी, यहाँ पे ऑप्शन दिया श्रावस्ती, सांबा, कुशीनगर, गंधार। तो श्रावस्ती था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है श्रावस्ती। DSSB PGT में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण था? तो यहाँ पे है मगध में क्या था? सोना, तांबा, लोहा। तो लोहा वहाँ पे काफ़ी मात्रा में था, जिस कारण से क्या हुआ, उनको ज़्यादा सफलता मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर कौन सा है? तो गंगा सभ्यता का वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कौशाम्बी। तो राजगिरी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी है पाटलिपुत्र, पहले इसकी जो राजधानी थी ग्रीवरस थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया 2023 में, SST के पेपर में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के थे? बिंबिसार जो थे हर्यक राजवंश के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। DSSB PGT में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो इसमें है राजगिरी का प्राकृतिक नाम क्या था? प्राकृतिक नाम ग्रीव्रज होगा। मगध की राजधानी राजगीर का प्राचीन नाम राजगिरी। ठीक है, ये भी राजगिरी भी था इसका नाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। BPSC TRE 3 में पूछा गया है, री एग्जाम में ये पूछा था और 24। अब देखते हैं, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुराणों के अनुसार जो मगध राजवंश है ये बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, संस्थापक। ऐसे तो बिंबिसार था, पुराणों के अनुसार कौन सा है? बृहद्रथ। मगध के किस राजा ने राजधानी को अस्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा के शासनकाल के दौरान ब्रिजी और मल सहित छत्तीसगढ़ राज्यों में संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? तो इसमें है अजातशत्रु ने। अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग को किस राजा के शासनकाल में मगध में संलग्न किया गया था? तो किस राजा के शासनकाल में किया गया था अंग को? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश के काल में हर एक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयभद्र, नागदशक। तो यहाँ पे अजातशत्रु,
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर एक शासक जैन साहित्य में कुनिक के नाम से उल्लिखित है? कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा लेकिन संकीर्ण शहर के रूप में किया? तो मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पाटलिग्राम जो आगे चलकर मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र बन गया, स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हालांकि ना पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी यहाँ पे अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु नहीं, उदयन ने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया, उदयन होगा। ठीक है, उदयन, अजातशत्रु नहीं होगा, उदयन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ का अगला जो क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्थापना तो उदयन ने किया था। भारत ने द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। केवीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहाँ द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ था। द्वितीय नगरीकरण का विकास कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे एरिड एरिया है आपका, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र और नम क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी है नम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर, ये देखो एनवीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बीसीई से 300 सीई के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध कीमती पत्थर का उज्जैनी से निर्यात होता था? तो यहाँ पे इंद्र गोप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको मिलान करना है। बेसनगर गरुड़ स्तंभ, मंदसौर प्रस्तर अभिलेख। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो बेसनगर जो गरुड़ स्तंभ है हेलियोडोरस का है। मंदसौर प्रस्तर अभिलेख बुनकरों का संघ है। मधुबन ताम्रपत्र हर्ष से संबंधित है। नासिक गुहा अभिलेख पुलुमावी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें मिलान करना है कि चेदी, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन। हालांकि यहाँ पर हम देख रहे थे इसका चेदी जो है शक्तिमती, उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र, मत्स्य वैराट, शूरसेन मथुरा। ये भी केवीएस में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे नए विचार से क्वेश्चन जो पूछे गए आपके EMR PGT में पूछे गए हैं। तो इसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।